बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम बीएस मैथमेटिक्स मल्टीपल इंटीग्रल्स ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज जो 10.1 है कैलकुलस रिटन बाय एस.एम. यूसुफ जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 10.2 में मैं आपको एरिया वाया डबल इंटीग्रल फॉर कार्टियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि कार्टियन कर्व्स के लिए आप एरिया बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको। लास्ट लेक्चर्स आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में मैं एरिया निकालूंगा डबल इंटीग्रल से, लेकिन पोलर कर्व के लिए कि पोलर कर्व अगर आपको दी हुई हैं तो उस सूरत में आप एरिया बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला पहले मैं इस्तेमाल करूँगा वो फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। फार्मूला हमारा इस्तेमाल होगा जी एरिया के लिए डबल इंटीग्रल लिमिट θ1 से θ2 r1 से r2 r इंटू डी आर डी थीटा, ये हमारे पास डबल इंटीग्रल का फार्मूला इस्तेमाल होगा फॉर पोलर कर्व के लिए। यहाँ पर आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो आपके पास एंगल थीटा जो है उसकी ज़रूरत होगी आपको, और दूसरा ये है कि यहाँ पर R1 और R2 ये आपको दो कर्व दी होंगी। R1 आपके पास लोअर कर्व और R2 आपके पास है अपर कर्व। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्वेश्चन में आपकी जो एरिया शेड हुआ है उसमें आपकी लोअर कर्व या इनर कर्व जो है वो कौन सी है, और R2 जो है वो आउटर कर्व को शो करेगी। तो इसमें यहाँ पर मैं प्रॉब्लम नंबर जो 4 है एक्सरसाइज 10.2 की उसको यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है या ये ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कुछ इस तरह यहाँ पर कहता है कि फाइंड द एरिया आउटसाइड द सर्कल r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 के आउटसाइड पर एंड इनसाइड द कार्डियाइड, और कार्डियाइड के इनसाइड पर आपने एरिया मालूम करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने ये पिक्चर ड्रा कर ली है। यहाँ पर सर्कल r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 जो आपका सर्कल, ये सर्कल जो मैंने बनाया ये आपका r इक्वल टू 3 है। यहाँ पर इसका रेडियस जो है वो 3 के इक्वल है, और ये आपके पास है जी कार्डियाइड की इक्वेशन r इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये हार्ट शेप जो है ये आप जानते हैं कार्डियाइड की आपके पास इसका ग्राफ है। अब यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो ये है इस सर्कल के आउटसाइड पर और कार्डियाइड के इनसाइड का आपने एरिया मालूम करना है। यहाँ पर यानी आपका टारगेट ये सारा एरिया मालूम करना है, ये सारा आपने एरिया मालूम करना है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि ये सारा एरिया आपने कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखें यहाँ पर ये कार्डियाइड और सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं। जब भी आपको इस तरह दो कर्व दिए हो तो आपने सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं, एक आपका ये पॉइंट बनता है, दूसरा आपका ये पॉइंट बनता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आप जानते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर दोनों कर्व सेम आंसर देती हैं, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पर आपका टारगेट ये है कि आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल मालूम करने हैं। इन दोनों एंगल्स के लिए आर की वैल्यू आप देखेंगे सेम होगी। मेरी बात दोबारा सुने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर दोनों कर्व इक्वल आंसर देती हैं। पोलर कर्व में आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस थीटा की वो वाली वैल्यूज हैं जिनके लिए आर सेम है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थीटा की वो वाली वैल्यूज हैं जिनके लिए आर सेम है। तो इट मीन्स आपने सबसे पहले यहाँ पर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। मैं दोबारा लिखता हूँ, इन पोलर कर्व पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर दोज वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच आर इज सेम। कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में आपका जो कार्टियन जब कोऑर्डिनेट होते हैं तो उसमें आप जानते हैं आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं x, y की शक्ल में। पोलर कर्व में आपके जो होते हैं ना जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो होते हैं r, थीटा की शक्ल में। इट मीन्स आपका सबसे पहले जो टारगेट है वो ये है कि आपने सबसे पहले इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है आपस में, और थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर r इक्वल टू 3 एक कर्व दी है, इसे मैं 1 कह देता हूँ। r इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये दूसरी कर्व है, इसका हम नाम 2 रख लेते हैं। बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी हैव 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। ये आ जाएगा जी कोस थीटा इक्वल टू 3/2 माइनस 1 डैट इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर आपका जो कोस थीटा है वो आ गया 1/2 के बराबर। कोस थीटा आ गया आपका 1/2 के बराबर। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप देखें कोस थीटा आपके पास आ गया ये 1/2 मतलब पॉजिटिव। कोस की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव। अब आपका कोस पॉजिटिव कहाँ पर होता है? आपका कोस पॉजिटिव होता है पहले और चौथे क्वाड्रेंट में। तो पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पर आप इसका इन्वर्स लें तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3 के बराबर। कोस इनवर्स 1/2 π/3। अब आपके पास अगर चौथे क्वाड्रेंट में जाएं तो चौथे क्वाड्रेंट में आप एंगल निकालते हैं 2π माइनस थीटा। तो 2π माइनस थीटा कितना आ गया? 2π/3। ये आपके पास बन जाएगा 5π/3। लेकिन 5π/3 कौन सा एंगल बनता है? ये यहाँ से घूमकर आएगा आपका इस लाइन के साथ, ये वाला एंगल। हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें एंगल ये वाला चाहिए। देखें जरा, ये है आपका शेडेड एरिया, ये ऊपर ये बनता है और यहाँ ये बनता है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये वाला जो 2π माइनस थीटा है ये आपका एंगल बनता है यहाँ से यहाँ वाला। लेकिन हमें ये मैं बता रहा हूँ कि आपको बाहर वाला नहीं है, आपने अपना जो एरिया शेड किया उसके हवाले से एंगल चूज़ करना होता है, ठीक है। तो आपका एंगल बनेगा जनाब ये क्लॉकवाइज में और इधर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में, दो एंगल ही बनेंगे आपके पास, ठीक है। π/3 तो आ गया। अब ये वाला एंगल कौन सा होगा? अब कोस आपका पॉजिटिव है ना चौथे क्वाड्रेंट में, तो आपके पास यहाँ पर ये वाला एंगल नहीं लेना अब आपने। वैसे देखें आपका चौथे क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है वो 2π माइनस थीटा यही बनता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला एंगल नहीं लेंगे। अब दूसरा थीटा आपका आएगा यहाँ पर -60 डिग्री के बराबर, डैट इज़ -π/3, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपका पहले क्वाड्रेंट में एंगल ये थीटा है तो चौथे क्वाड्रेंट में आप जो एंगल लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो आपका बनेगा -θ, ठीक है। तब जाकर आपके पास ये जो पूरा शेडेड एरिया हमारा इन दोनों लाइंस के दरमियान बनता है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये सारा बनेगा आपका -θ से +θ के दरमियान। क्लियर होगी बात ये? तो यहाँ पर आपने एंगल ये 5π/3 नहीं लेना जनाब, यहाँ पर आप एंगल चलेंगे लेकर -π/3, ठीक है, यानी कि -60 डिग्री। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी यहाँ पर? तो आपने जो एरिया शेड किया है उसके हवाले से आपने एंगल चूज़ करना होता है यहाँ पर। अच्छा, अब देखें यहाँ से -60 से लेकर +60 के दरमियान आप एरिया मालूम करना है ना आपने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एरिया है सिमेट्रिकल आपका, जितना x एक्सिस के अबव है यानी इनिशियल लाइन के अबव है उतना ही बिलो है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि बजाय -60 से +60 के दरमियान मालूम करने के हम ऐसा कर लेते हैं 0 से लेकर 60 के दरमियान, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मैंने कर लिया 2 से मल्टीप्लाई, ये आपकी थीटा की लिमिट्स आ गई 0 से π/3। अब आगे चलें, यहाँ पर लिखना आपने R1 का मतलब है इनर कर्व ये आपकी है सर्कल की। ये देखें ये सर्कल अंदर है, ठीक है। तो इनर कर्व यहाँ पर R1 = 3, R2 का मतलब है आउटर कर्व आपकी कार्डियाइड है, और कार्डियाइड की इक्वेशन ये थी 2 × 1 + cos थीटा। तो आपकी आउटर कर्व आ जाएगी 2 × 1 + cos थीटा। और यहाँ पर आ गया आपका इंटीग्रल का फार्मूला R × dr dθ। R की इंटीग्रेशन कर दें, क्या बन जाएगी? R²/2, R² /2 है, 2 को बाहर ले आए, ये आ जाएगा 2/2
0 to π/3 आर स्क्वायर, और ये इसकी लिमिट्स आ गई 3 से लेकर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अपर लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा 9 इंटू डी थीटा। अब आप इंटीग्रल अलग कर दें यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले आप ये स्क्वायर वगैरह ओपन करके इसको सोल्व करके फिर इसके ऊपर हम लिमिट्स अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसे रफ वर्क में कर लें। हेयर 4 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल है 4, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 9। 4 इंटू, अब इसे दोबारा आप हाफ एंगल आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर दें, यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 9। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पर ये 4 1 4 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 और ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 4 2 8 कॉस थीटा माइनस 9। ये आ जाएगा 4 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 9। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 माइनस 9 कितना हो गया जी -3 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट ये लिख दें सारी वैल्यू, तो बीच में करेंगे तो देखेंगे आपके पास कितने स्टेप्स हैं, बार बार आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, लिमिट्स लिखेंगे, तो इतना काम आपने बीच में नहीं करना। ये आ जाएगा 0 से π/3 -3 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 8 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर आप इंटीग्रल अलग कर दें, यहाँ पर ये आ जाएगा -3 0 से π/3 इंटू डी थीटा प्लस 2 0 से π/3 कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस 8 0 से π/3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा आपके पास रह जाएगा -3 इंटू थीटा, लिमिट आ गई आपकी 0 से π/3 प्लस 2 कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी sin 2 थीटा ओवर 2, तो sin 2 थीटा ओवर 2 आ गया, ये आ गया sin 2 थीटा, और ये आपके पास आ गई जी 0 से π/3। आगे चलें, प्लस 8 कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट आ गई आपकी 0 से लेकर π/3 -3 अपर लिमिट अप्लाई करें, थीटा की जगह π/3 आ जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा, ये यहाँ पर पुट करेंगे, आ जाएगा साइन 2 थीटा की जगह क्या पुट करेंगे π/3, थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 हो गया, छोड़ दें उसको, प्लस 8 साइन π/3, और यहाँ पर भी साइन 0 0 हो गया, ये आपके पास रह गया -π प्लस ये 2π/3, यानी कि 2π/3 का मतलब हो गया 2π/3, π/3 कितना था 60 डिग्री था, तो साइन 120 हो गया। साइन 120 का मतलब है साइन 180 -60, ये बन गया आपका साइन 60, और साइन 60 कितना हो गया √3/2, तो मतलब इसकी जगह आप लिख देंगे √3/2, और साइन π/3 यानी साइन 60 कितना हो गया, ये भी √3/2 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 8√3, फिर √3/2 9 टाइम √3/2 माइनस पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका जनाब रिक्वायर्ड एरिया है इस फिगर के दरमियान। तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ आपकी है वो सिर्फ ये है कि आपने एंगल कैसे फाइंड करना है। तो एंगल में यहाँ पर देखें 2π - थीटा वाला एंगल लेंगे ना, तो वो बनेगा आउटर एंगल,
कोज पॉजिटिव होता है आपका चौथे क्वाड्रेंट में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने ये देखना है कि जो एरिया आपने शेड किया उसके वाले से एंगल कौन सा बनता है। तो उसके वाले से एंगल ये बनते हैं यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक, फिर एक्स एक्सिस से लेकर उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक, ठीक है। तो ये दो आपके पास एंगल निकलेंगे -60 से +60, उसको मैंने कर दिया डबल, 0 से π/3 करके 2 डबल कर दिया। तो नेक्स्ट उसके बाद हम अगली प्रॉब्लम जो है उसको देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आप प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ देखें। प्रॉब्लम नंबर 5 आपकी इस तरह है कुछ, कहता है कि आपने एरिया मालूम करना है इन साइड द सर्कल r = 4 sin थीटा एंड आउटसाइड द लेमनिस्केट r² = 8 cos 2 थीटा। सर्कल के इनसाइड पर और इनसाइड दी सर्कल और आउटसाइड द लेमनिस्केट के बाहर और सर्कल के इनसाइड पर आपने एरिया यहाँ पर मालूम करना है। प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़रा यहाँ पर ये लेंथी होगी, इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फिगर मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी है। ये आपका सर्कल आ गया r = 4 sin थीटा, ठीक है। ये वाई एक्सिस के ऊपर आप ड्रा करेंगे इसको, ये आप चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। और ये हमारे पास लेमनिस्केट आ गई r² = 8 cos 2 थीटा, ठीक है जी। अब आपका जो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया बनता है जो आपने मालूम करना है वो क्या है, देखें। यहाँ पर इस सर्कल के अंदर रहना है और इस लेमनिस्केट के बाहर रहना है। तो यहाँ पर लेमनिस्केट के अंदर, लेमनिस्केट के बाहर और सर्कल के आउटसाइड ये सारा एरिया आपने मालूम करना है। ये सारा जनाब आपके पास एरिया आएगा जो यहाँ पर रेड कलर का मैंने शेड किया है सारा, ये नीचे भी आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, आप देखें ये दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं, यानी ये वाला पॉइंट आप पहले मालूम करें और दूसरा ये वाला पॉइंट आप पहले मालूम करें, ठीक है। जब भी आपको दो कर्व दिए हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर मालूम कर लें। तो सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो ये है कि यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पर 16 sin² थीटा = 8 टाइम cos 2 थीटा। थोड़े से स्टेप ज़रा डायरेक्टली करूँगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। अच्छा, यहाँ पर 8 और 16 को आप कैंसिल कर दें और sin² थीटा को आप हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें। ये आ जाएगा 2 × 1 - cos 2 θ/2 = cos 2 थीटा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 = 2 cos 2 थीटा। इसको आप cos 2 थीटा को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो अब यहाँ पर आ जाएगा ये cos 2 थीटा = 1/2। अब यहाँ पर देखें ये cos 2 थीटा आपके पास 1/2, डेट इज द पॉजिटिव क्वांटिटी हेयर, ये यहाँ पर है पॉजिटिव। अब आप जानते हैं कि cos आपका पॉजिटिव कहाँ पर होता है, cos पॉजिटिव होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। अब अगर फ़र्ज़ करें आपका पहले क्वाड्रेंट में एंगल अल्फ़ा है तो चौथे क्वाड्रेंट में आप जानते हैं एंगल क्या बनेगा, 2π - अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ, ये जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो 2 थीटा को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ अल्फ़ा का, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इसका इन्वर्स लें cos इनवर्स 1/2। तो ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी cos इनवर्स 1/2। cos 1/2 किस एंगल पर होता है, 60 डिग्री के ऊपर। अब अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 थीटा = 60 डिग्री और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री। तो आपका थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो आप चेक कर लें कि यहाँ पर ये जो एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है पहले क्वाड्रेंट में वो 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आपका cos मैंने बताया कि चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। चौथे क्वाड्रेंट में अगर इसका नाम पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो अल्फ़ा है तो चौथे क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, 2π - अल्फ़ा। तो दूसरी जो वैल्यू इसकी निकलेगी वो इस तरह आ जाएगी,
2 पाई माइनस अल्फ़ा से जो आपका एंगल बनेगा वो आ जाएगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है जी, 60 के बराबर है। और ये वैल्यू किसकी निकलेगी यहाँ पर 2 थीटा की। देखें यहाँ पर सबसे पहले आपने अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू 2 थीटा रखी है ना, ठीक है। तो अब दोबारा जब आप चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आप इसको लिखेंगे 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा। थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा नहीं लिखना आपने। तो ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा, थीटा से डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो ये रह जाएगा पाई माइनस 30 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। और 150 डिग्री का मतलब क्या होता है, 5 पाई बाई 6, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका निकला है। थीटा की एक वैल्यू पाई बाई 6 आ गई, दूसरी वैल्यू 5 पाई बाई 6 आ गई, ठीक है। यानी कि ये आपके पास जो यहाँ पर सिचुएशन बनती है वो ये बनती है, दिस इज़ योर एंगल पाई बाई 6 और दूसरा एंगल आपका जो बनता है फाइव पाई बाई 6। इसका मतलब आपने जो एरिया मालूम करना है वो आपका पाई बाई 6 से लेकर 5 पाई बाई 6 के दरमियान का एरिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक यहाँ पर जो चीज़ गौर करने वाली है वो गौर करने वाली ये है कि आपने जो एरिया मालूम करना है उसको ज़रा गौर से देखिएगा। आपका एरिया जो है इस लेमिनिस्केट के बाहर है। ये जो ग्रीन कलर की आपको कर्व नज़र आ रही है, जो पत्ती बनी है यहाँ पर, इसके बाहर का एरिया ये रेड सारा एरिया, ये एरिया सारा, ठीक है। मतलब ये जो मैंने एंगल पाई बाई 6 ड्रा किया है यहाँ पर, इस एंगल में और इस ये जो ग्रीन पत्ती है इसके दरमियान ये जो वाइट एरिया है, ये हमारा टारगेट नहीं है। आपने इसके बाहर का एरिया मालूम करना है। यानी यहाँ पर एक और एंगल बनेगा अभी, ठीक है। यहाँ पर एक और एंगल है, वो देखते हैं कौन सा। और इधर भी यहाँ पर यही है कि आपके पास रेड एरिया, और ये रेड एरिया जो है वो इस ग्रीन कर्व के बाहर का एरिया है। यानी ये जो मैं यहाँ पर वाइट एरिया कह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये वाइट एरिया हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है। हमारा टारगेट इस ग्रीन पत्ती के बाहर का एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात आपने यहाँ पर गौर से देखनी है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये दो निकले हैं, लेकिन आप गौर करें कि ये दोनों कर्व जो हैं एक दूसरे को पोल के ऊपर यानी ओरिजिन के ऊपर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले हैं, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये वाले एंगल नहीं निकले कि किन एंगल के लिए ये कर्व एक दूसरे को ओरिजिन के ऊपर कट करती हैं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर हमारा टारगेट है। वो देखें ज़रा, आप लिखेंगे सिंस both the curves passing through pole, so अब वो आपने एंगल मालूम करना है जिसके लिए पोल से पास करती हैं। वो देखें क्या है। अगर आप ये सर्कल की बात करें तो सर्कल पोल से कब पास करेगा। आप जानते हैं जब कोई कर्व पोल से पास करती है तो वहाँ पर आर क्या हो जाता है, 0 होता है। पुट आर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, याद आएगा 4 साइन थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 0। 4 डाके डिवाइड हो गया और साइन इनवर्स 0 गया, तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 हो गया आपके पास, ठीक है। यानी ये जो सर्कल है ये आपके पास ओरिजिन से पोल से तब पास करेगा जब आपका एंगल थीटा क्या होगा, 0 होगा। अब दूसरी कर्व की तरफ आ जाएं। दूसरी कर्व जो है वो आपके पास है आर स्क्वायर इक्वल टू 8 cos 2 थीटा। इसको देखते हैं ये ओरिजिन से पोल से कब पास करती है। क्वेश्चन नंबर 2 इम्प्लाइज 8 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पर आप आर 0 पुट कर देंगे ना, तो ये आर 0 का स्क्वायर 0 हो गया, खत्म हो गया। 8 cos 2 थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 8 यहाँ मल्टीप्लाई और जाकर डिवाइड हो जाएगा, याद आएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब cos 0 कब होता है, cos 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 मैंने बताया आपके पास होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, यानी 2n+1 पाई बाई 2, और n आपका क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। cos आपका 0 होता है जनाब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर। ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 का मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इनके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल से यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता।
तो अब यहाँ पर ये थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 2n+1 π/4, यानी ये π/4 के ऑड मल्टीपल्स आ गए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपका जब n अगर 0 हो तो यहाँ पर आपका थीटा की जो पहली कीमत आ जाएगी वो आ जाएगी π/4। व्हेन n = 1 तो आपकी थीटा की जो दूसरी कीमत आएगी, यानी कि जब 1 पुट करें आ जाएगा 3 π/4। बस इतनी ही दो वैल्यूज आपको चाहिए। ये एंगल आपका 45 डिग्री का आ गया, ये आपका एंगल आ गया 135 डिग्री का। यानी इन दोनों एंगल्स के लिए ये आपके पास जो 8 cos 2 थीटा है, लेमनिस्केट जो है, इन दोनों एंगल्स के लिए आपके पास ये ओरिजिन से पोल से पास करेगी। ठीक है, अब ज़रा इनको भी यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर अब आप ये जो एंगल थीटा = 45 और थीटा = 135, इसको ज़रा प्लॉट करें। ये आपका बनेगा लेमनिस्केट के लिए है, ये निकला। ठीक है, तो ये आपका एंगल सपोज आ गया थीटा = 45 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो एंगल आपके पास आता है थीटा = 135 डिग्री आ जाता है। अब यहाँ पर देखें, अब आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज, हैंस द रिक्वायर्ड एरिया इज अब आपने ज़रा गौर से देखना है यहाँ पर इसको। ये बनेगा रिक्वायर्ड एरिया आपका ऐसे, एरिया फ्रॉम π/6 टू π/4, आपका π/6 से लेकर π/4 के दरमियान का एरिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको शेड कर देता हूँ मज़ीद। π/6 से लेकर π/4 तक का एरिया, आगे चले, प्लस एरिया फ्रॉम π/4 टू π/2, π/4 से लेकर π/2 तक का एरिया, यानी y एक्सिस तक। फिर आगे चलें, प्लस एरिया फ्रॉम π/2 से लेकर 3 π/4 तक, π/2 से लेकर इस 3 π/4 तक का एरिया, प्लस एरिया फ्रॉम 3 π/4 से 5 π/6 तक का एरिया, यानी इस लाइन से लेकर इस लाइन तक का एरिया। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि अगर आप π/6 से डायरेक्ट 5 π/6 पर इसके इंटीग्रेशन कर देते हैं, वो चीज़ गलत होगी। π/6 में जब आप देखेंगे तो π/6 में जब मैंने यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव साइन लगाए, मतलब तो ये जो वाइट स्पेस आ रही है वो भी शामिल हो जाएगी। π/6 से लेकर 5 π/6 तक आपका जो वाइट एरिया है वो भी शामिल हो जाएगा, वो हमारा एरिया नहीं है। ठीक है, π/6 से ऊपर ये जो ग्रीन पिटल आपको नज़र आ रही है, ये पत्ती जो है नहीं है, इससे बाहर का एरिया आपको चाहिए, उसके अंदर का एरिया नहीं चाहिए। तो π/6 उसके अंदर बन रहा है। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब ये लिखने के बाद अगली चीज़ आपने गौर करनी है कि आपने नेक्स्ट ये लिखना है कि यहाँ पर जो दोनों कर्व आपके पास हैं, ये मतलब सर्कल और जो आपका लेमनिस्केट है, आप लिखेंगे एज बोथ कर्व आर सिमेट्रिकल अबाउट लाइन थीटा = π/2। यानी ये जो दोनों कर्व हैं ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हैं, वो आपको फिगर से भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जितना एरिया y एक्सिस के लेफ़्ट पर है उतना एरिया y एक्सिस के राइट के ऊपर है। क्लियर होगी बात? ये वो तो फिगर से भी नज़र आ रहा है। हाँ, लेकिन आपने मैथमेटिकली जो है कि कोई कर्व सिमेट्रिकल कब होती है, वो हमने पहले इस चीज़ के मुतालिक पढ़ चुके हैं। कोई कर्व सिमेट्रिकल y एक्सिस के अबाउट तब होती है जब आपका एक कर्व r = f ऑफ थीटा है, ये सिमेट्रिकल होगी अबाउट y एक्सिस के अगर आपके f ऑफ थीटा का और आपके f ऑफ पाई माइनस थीटा का आंसर बराबर आ जाए। ठीक है, यानी थीटा की जगह पाई माइनस थीटा आप रिप्लेस कर दें तो उस कर्व के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम कहते हैं वो कर्व y एक्सिस यानी लाइन थीटा = π/2 के अबाउट सिमेट्रिकल होगी, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगी यहाँ पर। तो आप चेक करके देख लें, यहाँ पर अगर आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा बदल दें
और साइन थीटा की जगह यहाँ पर भी पाई माइनस थीटा लिखते हैं, तो दोनों कर्व के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों कर्व रहेंगी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि ये दोनों हो गई सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सो तो अब आप क्या करेंगे, इस एरिया को डबल कर देंगे। ये आपका जो टोटल रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज़ रिक्वायर्ड एरिया आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, A इज इक्वल टू 2 टाइम, अब 2 टाइम हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, पाई/6 से लेकर पाई/4 तक, यानी 2 टाइम एरिया फ्रॉम पाई/4 से पाई/6, सॉरी पाई/6 से पाई/4, छोटा एंगल पहले लिखना आपने, पाई/6 से लेकर पाई/4 प्लस एरिया फ्रॉम पाई/4 से पाई/2। ये आपका टोटल रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। मतलब जो वाई की आपकी दूसरी साइड बनती है लेफ़्ट वाली, ठीक है, उसको मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ से इस पोर्शन का एरिया मालूम कर लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा अब इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लें जी, अब चूँकि हम अगली बात ये है कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं डबल इंटीग्रल से इसको सॉल्व करना, तो डबल इंटीग्रल से इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखें ज़रा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर एरिया आप मैं बता रहा हूँ कि वाई डबल इंटीग्रल आप इस्तेमाल करते हैं, तो वाई डबल इंटीग्रल एरिया जो मालूम करने का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो होता है जी A इज इक्वल टू θ1 से लेकर θ2, R1 से लेकर R2, R इंटू dr d थीटा। ये आपका फार्मूला होता है डबल इंटीग्रल से पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया मालूम करने का। तो यहाँ पर अब आप ये आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो इस तरह आ जाएगा, एरिया A इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया फ्रॉम पाई/6 से पाई/4। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसे, पाई/6 से लेकर पाई/4, ये आपकी थीटा की लिमिट्स आ गई। अब इसमें आर की लिमिट्स कैसे लिखनी है, आप गौर करें कि यहाँ पर जो आपके पाई/6 से लेकर, ये आपका पाई/6 है, ये आपका पाई/4 है। पाई/6 से लेकर पाई/4 तक जो 2 कर्व आपके इस्तेमाल हो रही हैं, एक ये सर्कल है आपका और दूसरी ये ग्रीन वाली यानी कि जो आपकी लेमनिस्केट है वो इस्तेमाल हो रही है। इन दोनों एंगल्स के दरमियान जो कर्व 2 इस्तेमाल हो रही हैं, एक सर्कल आपका दिया हुआ और दूसरा आपको दी हुई है लेमनिस्केट। तो लेकिन अब सर्कल आपकी है आउटर कर्व और लेमनिस्केट नीचे है यहाँ पर, तो इसमें जो आर की लोअर कर्व होगी वो आपकी लेमनिस्केट होगी और आर के लिए जो अपर लिमिट होगी वो सर्कल की होगी। तो लेमनिस्केट आपके पास है r² इक्वल टू r² इक्वल टू 8 cos 2 थीटा। तो यहाँ पर r का आप अंडर रूट ले लें तो वो आ जाएगा √8 cos 2 थीटा। ये आपकी इसकी लोअर कर्व होगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की 2 वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस के साथ। देखें आप एरिया मालूम किस क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर है पहले क्वाड्रेंट में, आर की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं आपने यहाँ पर लेनी। ठीक है, तो यहाँ पर आर आपके पास ये बनता है। ठीक है, अच्छा आगे चलें, उसके बाद यहाँ पर आर आपके पास आ जाएगा अपर कर्व के लिए 4 sin थीटा। ठीक हो गया, ये आपकी आर की दोनों लिमिट्स आ गई। आगे बीच में आपने ये चीज़ लिखनी है r इंटू dr d थीटा। ये तो आपके पास आ गया एरिया फ्रॉम पाई/6 से लेकर पाई/4 तक। आगे इसके बाद एरिया आपने लिखना है पाई/4 से पाई/2 के दरमियान प्लस, अब आपका यहाँ पर थीटा चलेगा पाई/4 से लेकर पाई/2 के दरमियान। अब यहाँ पर आर की लिमिट्स क्या आएंगी, देखें पाई/4 यहाँ पर है, पाई/2 यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान जो आपके पास कर्व नज़र आ रही है वो एक ही कर्व नज़र आ रही है, डैट इज सर्कल। ये सर्कल है, तो आपका ये बनता है पाई/4 से लेकर पाई/2 तक, ये आपका सेक्टर बनता है ये। ठीक है, तो इसमें सेक्टर में आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आर की आती है वो यहाँ पर 0 के ऊपर है, पोल के ऊपर, और दूसरी मैक्सिमम वैल्यू ये आपके पास इसकी है सर्कल की। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आर की जो मिनिमम वैल्यू आएगी जनाब वो आएगी 0 और अपर लिमिट आएगी आपके पास आर की 4 sin थीटा, और आगे आ गया r इंटू dr d थीटा। नहीं जी, मेन क्वेश्चन में यहाँ तक सबसे बड़ी जो कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में यहाँ तक ही है। इसके बाद बाकी तो आपके पास सारी ये कैलकुलेशन ही है। ठीक है, इसको आप अब 1 कह दें, इसको बारी बारी यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, और बाद में यहाँ पर 1 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो गया। यहाँ पर आगे जस्ट कैलकुलेशन है आपकी यहाँ पर।
अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने कर लिया। ये आपका जो कॉन्सेप्ट वाला मैं बता रहा हूँ कि काम था वो आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब आपने ये दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन ही है। तो यहाँ पर अब मैंने सबसे पहले सेपरेट अलग इनको सॉल्व किया। ये हमारे पास पहला इंटीग्रल आ गया π/6 से π/4, ये आपके पास आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें r की इंटीग्रेशन हो जाएगी r²/2, r²/2 हो गया। जो वो r²/2 जो 2 है 1/2 है, इसको बाहर लिख लिया। और r²/2 में ये इंटीग्रेशन बनी है, 1/2 बाहर आ गया। इस r² में आपने अपर लिमिट पुट की तो आ गई 4 sin² थीटा, माइनस इस r² में आपने लोअर लिमिट पुट की वो आ गई 8 cos2 थीटा। अब इस हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं अलग। 4 का स्क्वायर आ गया 16 sin² थीटा माइनस 8 cos2 थीटा। यहाँ से sin² थीटा को हाफ एंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया। ये आ गया 1 माइनस cos2 थीटा ओवर 2 माइनस 8 cos2 थीटा। ये 2 और 16 कैंसिल हो गई, ये रह गया 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 8 माइनस 8 cos2 थीटा माइनस 8 cos2 थीटा। ये 8 और 8 हो गया आपके पास 16। यहाँ से 8 कॉमन निकालने, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 cos2 थीटा। तो मतलब इस सारी की वैल्यू आपके पास ये आ गई 8 इंटू 1 माइनस 2 cos थीटा। इसको यहाँ पर आप पुट कर दें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे, ये जो 8 है इस 1/2 के साथ कैंसिल होकर 4 बन जाएगा। अंदर रह गया 1 माइनस 2 cos2 थीटा। 1 की इंटीग्रेशन होगी थीटा, और थीटा की जगह आपने अपर लिमिट पुट की π/4 माइनस π/6 आ गया। cos2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी sin 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। अब ये वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बाकी क्या रह जाएगा sin 2 थीटा। तो ये आपके पास लिमिट आ गई यहाँ पर। अब इसमें आप अपर लिमिट पुट कर दें, π/4 थीटा की जगह π/4 पुट करेंगे, π/2 बच जाएगा, माइनस थीटा की जगह π/6 पुट करेंगे, sin π/3 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी यहाँ पर। अब उसके बाद sin π/2 की वैल्यू 1 आ गई, sin π/3 की वैल्यू √3/2 आ गई, ठीक है 4। अब उसके बाद यहाँ पर ये एल्शियम ले लेंगे, आ जाएगा एल्शियम लेंगे 2 माइनस √3/2 आ जाएगा आपके पास ये। अब ये वाला 2 और ये वाला 4 कैंसिल होकर बाकी क्या बच जाएगा, 2 आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2/3। तो π/3 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस ही आ गया। इधर मैंने एल्शियम लिया, इस तरह एल्शियम सीधा सीधा ले लिया 4 × 6 लिखकर, ठीक है। तो ये सारी आपके पास कैलकुलेशन करके 2 π/6 π/3 आ जाएगा आपके पास आया। ये यानी ये पहले इंटीग्रल का आपका इसका सारे का जवाब आ गया, ये सारा π/3 माइनस दिस। अब मैं सेकंड इंटीग्रल को भी सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी पहले लेंथी है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेशन खुद से करके आपको जस्ट समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। साथ साथ रिकॉर्डिंग करूँगा तो आपके पास वीडियो मज़ीद लेंथी हो जाएगी। अब इस हिस्से को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ले जी, नेक्स्ट अब आपका दूसरा इंटीग्रल मैंने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। ये आपके पास इंटीग्रल है, आर की इंटीग्रेशन कर दी, r² आ गया, लिमिट आ गई 0 से 4 sin थीटा, 1/2 को उठा के बाहर ले गए, अपर लिमिट पुट की 16 sin² थीटा बन जाएगा, लोअर लिमिट पर 0 हो गया, 16 और 2 कैंसिल हो गए, आपके पास रह गया जी 8 sin² थीटा पर का हाफ एंगल डबल एंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, 1 माइनस cos2 थीटा ओवर 2 आ गया। अब ये 2 और ये 8 जो यहाँ से 16 2 से कट के 8 बचा था, वो 2 और 8 कट के बाकी रह गया 4, π/4 से π/2। अब लिमिट लहदा कर दी, यहाँ पर आ गया d थीटा, इंटीग्रल लहदा कर दिया d थीटा माइनस cos2 थीटा, ये आपके पास आ गया। d थीटा की इंटीग्रेशन थीटा हो गई, π/2 माइनस π/4 हो गया, माइनस cos2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी sin 2 थीटा, और ये π/4 से π/2 आपके पास आ गया। इधर अब आप एल्शियम ले लेंगे, आ जाएगा 4 एल्शियम 2 पाई माइनस पाई। इधर लिमिट पुट करें, π/4 की जगह थीटा की जगह π/2 पुट करें, पाई रह जाएगा, माइनस π/4 पुट करेंगे, π/2 रह जाएगा आपके पास। 2 पाई माइनस पाई, π/4 आ गया, साइन पाई 0 के बराबर, साइन π/2 1 के बराबर आ गया आपके पास, π/4 माइनस माइनस प्लस 1/2, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, π+2 आ जाएगा। ले जी, पहले हिस्से का जवाब आया था π/3 माइनस 4 दिस, और अब आया π+2। इन दोनों आंसर्स को आप यहाँ पर 1 में पुट कर दें, तो पुट इन 1 करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 2 टाइम, यहाँ पर 2 शुरू में लिखा हुआ है जी, इसका सारा जवाब आ गया था π/3 माइनस 4 + 2√3, और दूसरे वाले इंटीग्रल का जवाब आया π+2, π+2। तो इसको आप सोल्व कर लें, π+3 में पाई प्लस कर दें तो कितना बन जाएगा, ये आपके पास 4π/3, 2 × 4π/3,
-4 और +2 हो गया तो -2 रह गया, आगे आ गया +2√3। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 2 4 8π/3, 2 2 4 + 4√3। ये आपका जनाब रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस की। दोनों प्रॉब्लम काफ़ी लेंथी थी। वाइट बोर्ड के ऊपर समझाना आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें लेक्चर ये काफ़ी लेंथी हो गया। तो ये वीडियोस मेरी अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, देखें इतनी मेहनत करते हैं, तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और मेरी वीडियोस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया जी। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में वॉल्यूम वाया डबल इंटीग्रल किस तरह मालूम करते हैं वो सीखेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।